डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इस सूत्र को देखिए, इस सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे चित्र की सहायता से। अच्छे से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिग्मा है आपका पृष्ठ आवेश पृष्ठ घनत्व, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। तो देखिए हम कैसे इसको आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी भी डेरिवेशन को समझने से पहले आपको उसके चित्र को समझना होता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन से हम चित्र बना लेते हैं। आवेशित चालक के ठीक बाहर, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आवेशित चालक। तो आवेशित चालक हमें बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं इस प्रकार से कुछ आवेशित चालक। चालक क्या होता है? चालक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आवेश का प्रवाह आसानी से होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे चालक बता सकते हैं। तो देखिए हमने एक चालक ये बना लिया है, कोई भी चालक आप तार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्लेट है, ठीक है। तो देखिए इस चालक का जो है, इसमें हम मान लेते हैं ये एक चालक है, इसके दो तल हैं, एक इधर है, ठीक है, ये तल हो गया, और एक ये तल हो गया, दो तल है, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट पृष्ठ मान लेते हैं, इसको सेकेंड पृष्ठ इसका मान लेते हैं, इस चालक का, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से आवेश है, धन आवेश इस पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों पृष्ठों पर धन आवेश को दिखा दिया है कि इस दोनों पृष्ठों पर धन आवेश है, ठीक है। तो देखिए ये प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज इन दोनों प्लेटों पर एक चालक है जिसकी दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। प्लेट 1 है, प्लेट 2 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके ठीक बाहर कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं एक बिंदु P है। ये क्या है आपका, ये एक बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि ये पृष्ठ है, ठीक है, और जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित होते हैं तो उस वहां पर क्या होता है, उसको हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखिए दूसरे प्लेट का, दूसरे पृष्ठ का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, पहले पृष्ठ का भी सिग्मा है। यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, जब किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। यानी कि जितने ज्यादा आवेश होंगे किसी पृष्ठ पर उसे हम लोग कहेंगे उतनी ज्यादा उसकी वही कहलाएगी पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा सिग्मा है, ये हमारा बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी यानी कि E निकालना है। तो देखिए दो प्लेटें हैं, दोनों पर धन आवेश है, तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, ठीक है। तो सबसे पहली प्लेट के कारण जो है E1 के कारण, ये फर्स्ट प्लेट के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है जो कि है E1, ठीक है, E1। और देखिए जो ये दूसरा प्लेट है इस पर भी धन आवेश है, तो इसके कारण भी बिंदु P पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, तो उसका नाम हम लोग दे देंगे स्टूडेंट E2, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। देखिए ये एक पृष्ठ है, चालक है जिस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो इसकी जो तीव्रता विद्युत क्षेत्र की होगी वो इस चालक के लंबवत होगी। देखिए E1 इसके जो है इस दिशा में होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर बिंदु P भी है और इस धनावेश की दिशा इस दिशा में होगी, इस धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस दिशा में होगी, यानी कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दिशा में होगी। E2 इसको हमने मान लिया, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर अगर आपको कुछ लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि माना कि अनंत विस्तार एवं परमाणु लघु मोटाई की एक धनावेशित समतल चालक या फिर प्लेट, ठीक है, निर्वात में स्थित है। ये देखिए एक चालक है जो कि निर्वात में स्थित है। चूंकि प्लेट एक समतल चालक है अतः प्लेट को दिया गया संपूर्ण आवेश प्लेट के बाह्य पृष्ठों 1 व 2 पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। एक समतल चादर है इसलिए दोनों पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये आप लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होता है, यानी कि प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा प्लेट के पृष्ठों पर तथा निकटवर्ती बाह्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के पृष्ठ के लंबवत होता है, ठीक है। तो जो ये प्लेट का पृष्ठ है इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इस प्लेट के लंबवत होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लंबवत है, ठीक है, यहाँ पर अगर इसे मिला दिया जाए तो लंबवत है, एक दूसरे के 90 अंश का कोण बन जाएगा, लंबवत होता है। अब देखिए माना कि प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो हमने सिग्मा मान लिया, ठीक है। अब चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर एक बिंदु P है, हमने मान लिया, लिख सकते हैं आप, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या हमें करना है। तो देखिए हम यहाँ पर अब डेरिवेशन को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बिंदु
पी पर चादर, ठीक है, या फिर आप प्लेट भी लिख सकते हैं। प्लेट एक या पृष्ठ एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। देखिए बिंदु P पर ये प्लेट, ठीक है, प्लेट 1 के कारण या फिर पृष्ठ 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे, तब दूसरे के कारण, ठीक है, बस दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल है, आ जाएगा। तो देखिए प्लेट 1 के कारण, प्लेट बिंदु P पर चादर 1 के कारण, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम डिनोट करते हैं E से, तो E1, ठीक है, इस E1 को हम निकाल रहे हैं पहले, E1 इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस प्लेट के कारण, ठीक है। तो E1 इक्वल टू आपका मैंने बताया था, इससे पहले मैंने एक डेरिवेशन आपको कराया है, ठीक है, तो वो डेरिवेशन आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डेरिवेशन में हम लोगों ने ज्ञात किया था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वही डेरिवेशन हम यहाँ पर लगा देंगे। उस डेरिवेशन का नाम क्या था उसको बता देता हूँ। तो उस डेरिवेशन का नाम था कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो उसी सूत्र को मैंने यहाँ पर रखा है और रखा भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समतल चादर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसी प्रकार हम E2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि दूसरे प्लेट के कारण ज्ञात कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P पर प्लेट 1 या फिर चादर 1, चादर 2, ठीक है, 2 लिख देंगे, 2 के कारण, क्योंकि दूसरे का हम ज्ञात कर रहे हैं, कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले समझा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए E1 के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ, तो एक बात आप बताइए, यहाँ पर E2 जो होगा वो भी क्या होगा, सिग्मा इस पर एक समान रूप से वितरित है, ठीक है, और 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पर भी वही सूत्र आपका रहेगा। तो E2 भी यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ऐसे आपको बिल्कुल करना है, सेम यही प्रोसेस, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए E1 पर भी सिग्मा आपका था पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, तो हमने ज्ञात किया था इससे पहले वाले डेरिवेशन में कि सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हमने लिखा, तो जितना आवेश इस पर है उतना आवेश इस पर भी है, ठीक है। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो हमने E2 इक्वल टू सिग्मा यहाँ पर भी है अपान 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ठीक है, दोनों सेम है। अब आगे देखिए हमें करना क्या है, पहले समझिए। तो देखिए हमें अब इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में है, देखिए दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए बिंदु P पर, या फिर आप लिख सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आप ज्ञात करेंगे तो दोनों को आपको जोड़ देना होगा, यानी कि E इक्वल टू आपको लिख देना होगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, यानी कि जो चादर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और चादर 2 के कारण, दोनों को हमें जोड़ देना होगा। अब चलिए हम जोड़ देते हैं, बहुत ही सिंपल है आपका ये डेरिवेशन, बहुत ही आसानी से मैंने सॉल्व करा दिया, अभी करा रहा हूं, ठीक है। तो E1 देखिए क्या है आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोग सिंपली समझ सकते हैं क्या आएगा। तो इधर मैं जोड़ देता हूं, तो देखिए हर इसका बराबर है, तो हर को हम बराबर लिखते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है, दोनों समझ में आ रहा है। इसको आप नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एंड सिग्मा कितना होगा आपको पता होगा, जब सिग्मा सिग्मा जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा आ जाएगा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए दोनों में कुछ कट रहा है, 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो आपका E आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होगी, जहां सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व
और एप्सिलॉन नॉट आपका है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो आप कह सकते हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो मैंने आपको विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि 3-4 चैप्टर के लगातार सूत्र बताए हैं। अगर आप लोग सर्च करेंगे कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो आपको मिल जाएगा। सभी के मैंने 10-10, 12-12 सूत्र बता दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं उसे भी। ठीक है, वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए ये आपका आ गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए हमें ये यही प्रूव करना था। शुरुआत में मैंने यही कहा था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए यह 100% प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी अब इसे प्रूफ कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया वो भी बताइएगा। और अगर आपकी कोई क्योरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये था, दोनों का हमने E1 और E2 निकाल लिया, सेम है, दोनों को जोड़ दिया, आपका आंसर इतना आ गया। बस सिंपल है, केवल चित्र पर आपको ध्यान देना है, जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ चुका जो है बच्चों एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग है। इसको मैं आपको प्रूफ करना स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है 38 पेज नंबर पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस हम डेरिवेशन को कैसे प्रूव करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें एक चादर लेना पड़ेगा। तो चादर चलिए हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार से आप एक चादर की कल्पना कीजिए। ठीक है, चादर आपको बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को समझिए। मैंने चादर ये देखिए बना दिया है। अब देखिए क्या है आपका, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इस चादर में क्या है बच्चों, एक समान रूप से धन आवेश वितरित है। यानी कि इस चादर में धन आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग धन आवेश बना देते हैं। तो देखिए हमारा धन आवेश भी बन चुका है इसमें। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझिए, डेरिवेशन बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए हमने एक चादर लिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक समान आवेशित धन आवेशित चादर है। ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व जो है बच्चों वो सिग्मा है। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। अब पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो देखिए यहां पर हम लोग पृष्ठ घनत्व लिख देते हैं। पृष्ठ घनत्व स्टेप बाय स्टेप समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है बच्चों, कोई आवेश क्यों, ठीक है, अगर किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल ये पर एक समान रूप से वितरित हो। देखिए ये कोई पृष्ठ है, चादर है, इसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को, इसी आवेश को क्या कहेंगे, जितने आवेश होंगे उतना ही उसका पृष्ठ घनत्व होगा। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा होता है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग लिख दीजिए क्यू अपान ए, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं वही उसका पृष्ठ घनत्व है। अब चलिए हम लोग चित्र देखते हैं बच्चों। तो चित्र में हमें अब क्या करना है, एक समान रूप से धन आवेश हमारा वितरित है। अब मान लीजिए कि आर दूरी पर, ठीक है, एरिया है, इसके आर दूरी पर यहां पर एक बिंदु बच्चों P है। ठीक है, एक बिंदु P है। अब देखिए इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और मान लीजिए इसी चादर के इस तरफ भी एक बिंदु P डैश है, P डैश। ठीक है, और इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बच्चों वो है E वेक्टर। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इसमें हम गौसियन पृष्ठ जो लेंगे बच्चों बेलनाकार लेंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका गौसियन पृष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा।
तो आप लोग अब इसे क्या कीजिए, ऐसे, ये बेलनाकार है तो आप लोग इसे बेलन के आकार का बना दीजिए। तो देखिए ये बेलनाकार एक गौसियन पृष्ठ हमने ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल तो ये था ही, ठीक है। अब यहां से कितनी दूरी पर स्थित है बच्चों, r दूरी पर। तो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, यानी कि ये एक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा dA वेक्टर, ठीक है। एक क्षेत्रफल होगा, इसका अपना एक एरिया होगा, उसे dA वेक्टर से हमने डिनोट किया। इसका भी एक एरिया होगा, उसको भी हमने क्या किया, dA वेक्टर से डिनोट किया, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या है आगे, तो हमने क्या किया है, यहां पर P डैश है ये, ठीक है। तो एक चादर लिया जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो एक समान रूप से वितरित है तो इसका आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपान ये होगा, ठीक है। अब हम r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके एक ऐसे आपको लिखना है, इसके दूसरे तरफ हम लोग एक बिंदु P डैश लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका जो है एरिया जो है dA है, ठीक है, dA और इधर भी dA है। तो अब देखिए इस गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अब हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों गौसियन पृष्ठ के, ठीक है, चित्र आप लोग समझ लीजिएगा, चित्र की सहायता से ही आप लोग इसे कर सकते हैं। गौसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया है, कुल वैद्युत फ्लक्स, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों यहां पर दो सिरे हैं, गौसियन पृष्ठ के दो सिरे हैं जो कि समतल चादर से होकर गुजरते हैं। समतल चादर पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, ठीक है। अब हमें दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखते जाइए धीरे धीरे। तो फाई ई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहां पर, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। और दो सिरे हैं तो हम लोग दो बार लिखेंगे। फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है, आप लोग जानते होंगे कि फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वो तो होता ही है, और ई इंटू डी ए भी इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो फाई ई इंटू डी ए, अब फिर एक बार हम लोग लिखेंगे इसी चीज को, क्योंकि दोनों सिरों पर हमें ज्ञात करना है, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए ये एक सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये दोनों, ये एक सिरे से गुजरने वाला इस सिरे से मान लीजिए, ये इस सिरे से, यानी कि दोनों सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो फाई ई इक्वल टू, अब हमें देखिए क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहां पर हम लोग फिर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर समझने वाली बात है, ठीक है, धीरे धीरे समझिए। तो चूंकि, ठीक है, ई और डीए की दिशा समान है, ठीक है, ई और डीए की दिशा क्या है, समान है। तो बच्चों यहां पर थीटा इक्वल टू कितना लिया जाएगा, हम लोग लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए कैसे समान है, तो ऊपर आप लोग गौसियन पृष्ठ को देखिए, यहां पर जो है ई की दिशा जो है इधर की ओर है, डीए की दिशा भी इधर की ओर है, दोनों की दिशा समान है, तो हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं। इधर भी वही प्रोसेस है, ठीक है।
तो थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री ले लिया। अब देखिए ये इसमें हम लोग रखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर हमारा आएगा, देखिए धीरे धीरे, तो ये आ जाएगा बच्चों, जब कॉस थीटा के स्थान पर कॉस 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो हम लोगों का आ जाएगा ई इंटू डी ए और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। ठीक है, ये आपका आ गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पर 0 लिया जाएगा तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक है, तो ई इंटू डी ए और इंटू डी ए आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे, फाई ई इक्वल टू, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो ई है बच्चों ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये एक समान है। तो अब हमारा अंदर क्या बचेगा, डी ए और प्लस फाई ई को फिर बाहर निकाल लेंगे और हमारा अंदर बचेगा डी ए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फाई ई इक्वल टू, जब आप इसका डीए का यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू ये और प्लस ये भी ई ए आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ये डीए जो है ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए आ जाएगा केवल। ठीक है, पूरा जो क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, फाई ई इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपली 2EA। ये वैल्यू आपकी आ गई बच्चों। इसी वैल्यू पर रखकर हमें क्या करना है आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है हम लोगों को। तो फाई ई इक्वल टू 2EA आया। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से देखते हैं क्या होगा। गॉस के प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर, जो मैंने पहले प्रूव कराया है। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा बच्चों, फार्मूला फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब फाई ई लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो हम लोग इस राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए फाई बराबर है तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों को समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग ई की वैल्यू निकालें यहाँ पर, ई इक्वल टू, तो ये जो 2 ये है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपका इतना आ गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है वो आवेश और क्षेत्रफल की डिवाइडेशन के बराबर होता है, यानी कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के माप को ही उसके आवेश घनत्व कहते हैं। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अब अगर आप लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा सिग्मा ये। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ये, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में उपस्थित आवेशों को उसका आवेश घनत्व कहते हैं। अगर एरिया में ज्यादा आवेश होगा उसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए। तो देखिए क्यू इक्वल टू सिग्मा ये हमें इससे प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहीं पर रख देते हैं, आपका जो है डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्यू अपान, तो क्यू के स्थान पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ये रखते हैं, तो सिग्मा ये अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ऊपर ये है और नीचे ये है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा लास्ट में बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही था बच्चों आपको प्रूफ करना। इसी के लिए मैं आपने इतना बड़ा यानी कि इतना अच्छा वीडियो देखा, तो ये इसी फार्मूले को आपको प्रूव करना था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E यहाँ पर क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है, पृष्ठावेश घनत्व। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते होंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, तो यह आपका प्रूव हो चुका है।
तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र का जो हमें प्रूव करना था समीकरण वो यही है, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो है समझ में आ चुका होगा। डेरिवेट करेंगे। इस डेरिवेशन का नाम है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम सूत्र की उत्पत्ति करेंगे चित्र की सहायता से। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन करने के लिए पहले इसका फिगर समझना होगा, यानी कि इसका चित्र समझना होगा। तो इसको चित्र को कैसे बनाएंगे, पहले तो हम इसकी सहायता से जो क्वेश्चन में लिखा है उसकी सहायता से बनाते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो हम लोग एक तार यहां पर बना लेते हैं, ठीक है, एक तार हम लोगों को बनाना है सीधा। तो देखिए हम लोगों ने एक तार यहां पर बना लिया है। ठीक है, इतना लंबा लगभग तार है। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से आप चित्र बनाइए। तो देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो देखिए हमने एक समान तार तो बना दिया एक, लेकिन ये आवेशित है। तो आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो हम यहाँ पर धन आवेश ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम धन आवेशित कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से मैं भी चित्र बना रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं इस प्रकार से चित्र। तो इस पर धन आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इतना समझ में आया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो देखिए हमने अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार बना दिया। आवेशित का मतलब इसमें आवेश है। अब देखिए आगे के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है आपका, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये है आपका बिंदु, ठीक है। और इस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, पी, ठीक है। तो इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं। तो पी आपका है ये बिंदु। अब इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आर है। तो क्वेश्चन में जो लिखा है वही हमने अभी यहां पर बनाया है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधा तार हमने बनाया और इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस बिंदु को पी मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है। जैसे मैं कर रहा हूं, देखिए यहाँ पर ऐसे आपको एक गॉसियन पृष्ठ बना देना है। जैसे मैं यहाँ पर बेलन बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं बेलन बना दे रहा हूं। कुछ इस प्रकार से आपका गॉसियन पृष्ठ ये बन जाएगा। तो आप लोग और भी अच्छे से इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये एक बेलन है, ठीक है। तो एकदम स्पष्ट है कि एक समान आवेशित सीधा तार है और ये आवेशित है। इससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस बिंदु पी पर, ठीक है। तो देखिए अब समझिए, बहुत ही सिंपल। देखिए यह है आपका एक तार और तार में क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व। एक फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना होगा रेखीय आवेश घनत्व का। तो देखिए ये है रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला। इसको हमें इस डेरिवेशन में यूज करना होगा। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, देखिए इसको समझिए, इसका डेफिनेशन मैं बोल देता हूं। यदि कोई आवेश q लंबाई l की किसी रेखा पर, देखिए किसी रेखा पर कोई आवेश अगर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर, देखिए इसकी लंबाई हम यहां से यहां तक की जो इसकी लंबाई लेंगे इस गॉसियन पृष्ठ की, वो हम l लेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक की। तो देखिए किसी भी, फिर से मैं बोल देता हूं इसको, यदि कोई आवेश q, जैसे यहाँ पर प्लस q आवेश है, प्लस आवेश है, ठीक है, लंबाई l पर किसी एकांक लंबाई पर अगर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई सीधी रेखा में हो कोई चालक और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो तो इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व या फिर आवेश का घनत्व, रेखीय घनत्व। और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है q अपान l, यानी कि एकांक लंबाई पर, l क्या है, लंबाई, तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व, ठीक है। इतना समझ में आया। जो हमने गॉसियन पृष्ठ माना ये एक बेलन है, तो इसकी जो लंबाई है वो l है, स्मॉल l, ठीक है, ये स्मॉल l है। तो देखिए अब हमें आगे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक छोटा सा क्या लेना है, क्षेत्रफल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया एक छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है। और इसी बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने छोटा सा जब लिया तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी, लंबवत, ठीक है।
और जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा होगी सूक्ष्म क्षेत्रफल की, वो DA इसी दिशा में होगी। ठीक है, E वेक्टर एंड DA वेक्टर, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तो समझ में आया। E वेक्टर है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है और इसकी क्षेत्रफल जो है वो DA है। तो जब इस पर हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो इस चालक के लंबवत निकलेंगी। देखिए लंबवत जा रही हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी और DA जो आपका होगा इस दिशा में होगा। और जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो ऊपर से नहीं निकलेंगी, ना ही नीचे से निकलेंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ऊपर से निकाल देते हैं इसको, तो कुछ इस प्रकार से फिगर इसका बनेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका DA वेक्टर होगा और यहां पर आपका क्या होगा, E वेक्टर होगा। तो अगर मान लीजिए हम ऊपर से निकाल देते हैं, ठीक है, किसी मान लीजिए एकांक क्षेत्रफल हम यहाँ पर हमने ले लिया है, छोटा सा ये एकांक क्षेत्रफल है जैसे हमने यहाँ पर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम पूछे कि वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो नहीं निकलेंगी क्योंकि ये एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसा कि आपको पता है कि फाई E इक्वल टू E इंटू DA होता है। ठीक है, E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, क्लोज इंटीग्रेशन। तो जब E इंटू DA होता है तो E DA कॉस थीटा जब हम करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे, देखिए 90 डिग्री पर है, तो जब 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 का मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, तो आपका 0 पूरा आ जाएगा फाई E जो वैद्युत फ्लक्स है। तो इसीलिए जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत फ्लक्स हैं, वो ऊपर की तरफ जाएंगी ना नीचे की तरफ जाएंगी, ये इस चालक के लंबवत जाएंगी। जैसे मैंने इसमें कहा कि बिंदु P पर जो है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये क्या है, DA है। ठीक है, इतना समझ में आया। और एक फार्मूला जो मैंने बताया वो भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इस फार्मूले को याद रखिएगा, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। तो ये आपका इसका चित्र बन जाता है। अब अगर बात किया जाए इसका, तो ये है आपका गॉसियन पृष्ठ। ये जो बेलन है इसको हम क्या कह सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए अब हम डेरिवेशन करते हैं। चित्र आपको समझ में आ चुका होगा। तो डेरिवेशन हमें करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नियम लगाएंगे, गॉस का प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पहले हम लिख देते हैं। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को पता है कि फाई E इक्वल टू होता है, फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू DA वेक्टर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखिए क्या होता है, जब हम इसको कॉस थीटा लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज इंटीग्रेशन E DA कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर को जब हम हटाते हैं तो फाई E आपका इतना आ गया। फिर से अब देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए अगर यहाँ पर आप देखिए थीटा बराबर कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, क्योंकि E और DA के बीच में कोण क्या है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो यहाँ पर जो कोण होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो E इंटू DA के बीच क्या कोण है, 0। तो अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे, ठीक है, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फाई E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E DA और कॉस 0, तो कॉस 0 का मान जो होता है आपका वो 1 होता है। ठीक है, तो कॉस 0 पहले हम लिख देते हैं, कॉस 0 डिग्री। तो हमने 0 डिग्री रखा और फाई E इक्वल टू आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E DA और कॉस 0 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 होगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा, कॉस 0 डिग्री का वो 1 होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये आपका गया फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू DA। अब यहाँ पर अगर आप जब आप समाकलन करेंगे इसका फाई यहाँ पर, ठीक है, तो फाई E इक्वल टू आप जब करेंगे तो अगर E को हम बाहर निकाल दें, तो E को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका DA। ठीक है, अब फिर से हम फाई E को यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। फाई E इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन होगा क्लोज इंटीग्रेशन DA का, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा E इंटू A। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। पहले मैंने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इतना किया, इतना आप भी कर सकते हैं। ठीक है, E इंटू DA क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E इंटू DA वेक्टर, ऐसे मैंने किया। अब इतना आप भी कर सकते हैं। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं इस डेरिवेशन करने के लिए।
तो देखिए आगे हमें क्या लगाना है, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय से अगर हम लोग देखें तो फाई ई इक्वल टू आपका होता है, पता होगा मैंने आपको ये प्रूव भी करा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आप लोग जाकर फर्ज कर सकते हैं कि गॉस का प्रमेय, तो सबसे पहले वीडियो आ जाएगा, ठीक है, या फिर शुभम लेक्चरर लगाकर कहिएगा तो और पहले ही आ जाएगा। तो देखिए फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ई, तो देखिए अब हम समीकरण 1 व 2 से, इसे हम समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से देखा जाए तो एक में क्या है, फाई इक्वल टू ई है, दूसरे में है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का जो है ये बराबर है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। तो देखिए राइट साइड भी तब बराबर होगा, अगर लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं ई ए इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से अगर हम निकाले ई को, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू अपान, इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया, इसको भी हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो आगे करते हैं इस डेरिवेशन को। तो देखिए अब हमें यहां पर एक चीज और लिखना है कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का क्षेत्रफल नहीं, हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, क्योंकि ये एक बेलन के आकार का मैंने गॉसियन पृष्ठ लिया है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम लिखेंगे, तो यहां पर जो ए की वैल्यू हो जाएगी, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये है क्षेत्रफल बेलन का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये की वैल्यू यहाँ पर होगी 2 पाई आर, और यहाँ पर यल लंबाई का ये पूरा बेलन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एल, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब आगे देखिए एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखना है, जो सूत्र मैंने यहाँ पर बताया था, आवेश का रेखीय घनत्व, यानी कि एकांक लंबाई पर जितने आवेश हैं उन्हें हम कहते हैं आवेश का रेखीय घनत्व या फिर रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए अब यही हम यहाँ पर इसे यूज करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो लैम्डा इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व इक्वल टू होता है क्यू अपान एल, क्यू अपान एल, जहां क्यू आवेश है, एल है लंबाई, ठीक है। अब इसी पर हम इसे रख देंगे, जो आपका ये आया है नीचे, मैंने अभी डेरिवेट किया था, E इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम इसी पर इसे अब पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो समीकरण 3 से, देखिए समीकरण 3 है ये आपका, तो समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से अगर हम लोग देखें तो आपका समीकरण 3 क्या था, E इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे अब वैल्यू रख देते हैं, बस आ जाएगा आपका। देखिए क्या है, ई क्या है आपका, ई तो ऐसे ही रहेगा। क्यू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, क्यू को हमें ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, क्यू के स्थान पर हमें क्या लिखना है, तो देखिए लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल होता है। तो अगर यहां से हम क्यू की वैल्यू निकालें तो ये एल है, इधर डिवाइड में यानी कि भाग में, तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये क्यू इक्वल टू लैम्डा एल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है बहुत ज्यादा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल, ठीक है। तो देखिए अब इसे हम इस पे पुटअप कर देते हैं, क्यू के स्थान पर हम लिख देते हैं लैम्डा एल, लैम्डा एल, और ए के स्थान पर हम लिख देते हैं 2 पाई आर एल, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपका बहुत ही जल्द प्रूव हो जाएगा। तो ई इक्वल टू आपका होगा, एल से एल हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी लिख दीजिए, ये है, तो एल से एल कैंसिल, तो आपका यहाँ पर बचेगा क्या, लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है ई इक्वल टू, अब हम यहाँ पर लैम्डा को, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ऊपर है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, इंटू लैम्डा को हम यहाँ पर अपान आर, बात वही है, अगर इसमें इसका गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा जो यहाँ पर था, ठीक है। अब देखिए हम दोनों में जो है 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, अंश में भी और हर में भी, तो देखिए जब आप दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो आप लोग समझ सकते हैं क्या आ जाएगा आपका 1 अपान, जब नीचे 2 से गुणा किया जाएगा तो क्या होगा 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ऊपर जब 2 से गुणा किया जाएगा तो 2 लैम्डा अपान आर, ठीक है।
तो यही है आपका जो हम लोग प्रूफ कर रहे थे अब तक, यही आपका आंसर आ गया। इसी को हम लोग डेरिवेट कर रहे थे कि अगर अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा वो यही होगा। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। यहाँ पर लैम्डा ऊपर अंश में और हर में हमने 2 से गुणा कर दिया, इतना आपका आ गया। ठीक है, दोनों में किया तो बराबर है। तो देखिए अब हम इसे अगर वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो लिख दीजिए वेक्टर। वेक्टर का मतलब सदिश रूप में। ठीक है, सदिश रूप में अगर हम इसे दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? तो सदिश रूप में अगर आपको दिखाना हो तो ई को क्या लिखना होगा? हमें ई वेक्टर लिखना होगा। तो ई वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा। लैम्डा के ऊपर क्या लगेगा? वेक्टर अपान आर। ठीक है, और यही आपका आ गया आंसर, जो कि हम लोग वेक्टर के रूप में अगर इसे लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, और जो आपका रियलिटी है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेट हो चुका है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। अगर वेक्टर रूप में लिखा जाए तो E वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा वेक्टर अपान आर। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल सा मैंने आपको बताया है। इससे पहले भी मैंने कई डेरिवेशन कराए हैं, गॉस के प्रमेय का, गॉस का, और उसके बाद में गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का। ठीक है, तो आप लोग जाकर चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चित्र भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और बहुत ही सिंपल सा स्टेप था जो मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से डेरिवेशन समझ में आ चुका होगा। तो ऐसे डेरिवेशन मैं हमेशा लाता रहूंगा। जो आपके बचे हैं डेरिवेशन उसको भी मैं कराऊंगा, और जो मैं करा चुका हूँ उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।